नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें अपना मौर्य काल में कला साहित्य विज्ञान ये टॉपिक था, जिसमें साहित्य को बहुत अच्छे से पूरा पढ़ लिया है और कला में भी अपना ये लास्ट वीडियो है कला और विज्ञान में, यानी कि इसके साथ ही मौर्य काल में कला साहित्य विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन हुआ क्या कि वो गलती से पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, इसलिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और देखिए साथियों, आपको जो सारा मैटर है, जो आपका मौर्य काल में कला साहित्य विज्ञान है, उसमें अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो साहित्य तो देखिए पहले दूसरे दो वीडियो में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में जो हमने पढ़ा है वो हमने साथियों पढ़ा है आपके कला साहित्य विज्ञान के साथ साथ कला, जो उसमें अपन ने राजकीय कला पढ़ी, ठीक है, राजकीय कला सॉरी चल रही है, और एक लोक कला अपन ने पढ़ी। लोक कला में मूर्ति निर्माण स्पेशली अपन ने पढ़ा, क्योंकि वही उसमें अपने सिलेबस की चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद में राजकीय कला की अगर बात की जाए तो राजकीय कला में अपन ने तीन चीज़ें पढ़नी थी अपने को। एक तो अभिलेख पढ़ने थे आपको, ठीक है, अभिलेख पढ़ने थे जो अपन पढ़ चुके हैं साथियों। दूसरा आपको पढ़ना था राजप्रासाद, ठीक है, राजप्रासाद। तो राजप्रासाद भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने पाटलिपुत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा और आपके काफ़ी दो तीन डेफिनेशंस भी, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी अपन ने पढ़ी। इसके अलावा उसके बाद में अपन तीसरा जो टॉपिक अपने को राजकीय कला में पढ़ना है वो स्तूप और चैत्य या विहार, ठीक है, इनको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने स्तूप क्या होते हैं, स्तूप शब्द स्तंभ धातु से बना है, कहाँ से डेफिनेशंस आई, वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, ठीक है। स्तूप के प्रकारों की भी बात लास्ट वीडियो में अपन ने साथियों कर ली कि शारीरिक स्तूप है, पारिभौगिक है, उद्देशिक है, पूजार्थक है, स्तूप निर्माण है, ठीक है, सॉरी आपका पूजार्थक है। ये चार प्रकार आपके अपन ने पढ़े, ठीक है। इसके बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रमुख स्तूपों को, यानी कि जो प्रमुख स्तूप हैं आपके वो कौन कौन से हैं, उनको अपन इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों को आप वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैटर आपको, जहाँ तक मेरी कोशिश रही, क्योंकि अभी देखिए आप सब जानते हैं कि रीट 2022 की घोषणा भी हो चुकी है। तो जो भी बच्चा रीट 2022 की तैयारी करना चाहता है, हालांकि फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप नहीं करनी, आपका कोई साथी है तो उसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपको करनी है तो कहीं से भी कोर्स, मैं भी कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ रीट 2022 का, क्योंकि करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हमारा काम है पढ़ाना, वो हम करेंगे। तो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, बट आपको कोर्स अगर आप न भी लें तब भी आप मेरा जो रीट 2021 में मैंने जो वीडियो डाले थे यूट्यूब पर, सारी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, वो आप देख करके भी बहुत अच्छे अंक लेके आ सकते हो रीट 2022 में, ठीक है। और कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ये भी मिल जाएंगी, ई नोट्स वगैरह ये भी मिल जाएंगी, है ना। बाकी आप खुद अगर करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, प्रमुख स्तूपों की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है पीपर हवा का स्तूप। सबसे प्राचीनतम स्तूप है सिद्धार्थनगर यूपी में, जो कि नेपाल का तराई क्षेत्र है, वहाँ स्थित है। खोज इसकी 1897 में WC पेम्पे द्वारा की गई। हवा कौन सी? पेम्पे हवा, पीपर हवा पेम्पे, है ना, इस प्रकार से थोड़ा याद रख सकते हैं। इस स्तूप में 4 अस्थि कलश हैं जिन पर ब्राह्मी लिपि अंकित है, सोने व पत्थर के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब देखिए साथियों, ब्राह्मी लिपि, जहां पर जो भी चीज भारत में मिल रही है ना, एक प्रकार से जो भी शिलालेख अभिलेख जो भी एक प्रकार से साहित्यिक स्रोत मिल रहा है, वहां आपकी लिपि जो ब्राह्मी लिपि आपको लगभग मिलेगी। तो ये तो आप एक प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पीपर हवा के बारे में बस इतना ही है कि ये प्राचीनतम स्तूप है और इसकी खोज WC पेम्पे ने 1897 में की, सिद्धार्थनगर यूपी में स्थित है। बस इतना बहुत है अगर आप याद रख लेते हैं तो, ठीक है। 4 अस्थि कलश मिले इसमें जिसके ऊपर ब्राह्मी लिपि है। अगला स्तूप अपना सांची का स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट है, स्तूप से प्रश्न बनता है, यहाँ से बन जाता है, ठीक है। देखिए प्राचीन नाम क्या है इसका, किसका प्राचीन नाम? सांची का, सांची का प्राचीन नाम। सबसे पहली बात, सांची कहाँ पे साथियों? लोग यूपी में याद रखते हैं, जबकि यूपी में नहीं है, सांची कहाँ है? MP में। कहाँ है सांची? MP में, रायसेन जिले में है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा इसको। सांची का प्राचीन नाम काकना द्वार है। क्या है? काकना द्वार। अशोक ने इस स्तूप का निर्माण अपनी रानी देवी के कहने पर, रानी का नाम क्या बताया गया है इस स्तूप पर? देवी, देवी के कहने पर करवाया। देवी जो है वो विदिशा की रहने वाली थी, यानी MP की, यानी कि विदिशा MP की रहने वाली थी। कौन? अशोक की पत्नी देवी, ठीक है। और उसी की याद में जो ये स्तूप का निर्माण करवाया गया, ऐसा जो स्तूप के ऊपर अपने को मिलता है। स्थित कहाँ पे है ये? तो ये रायसेन जिला MP में स्थित है। इसकी जो खोज है वो किसने की? रॉयलेट द्वारा 1818 में की गई। 1881 ईस्वी में मेजर कोल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया,
ठीक है। 1881 में किसने बड़ा कॉल लिया? मेजर कॉल ने बड़ा कॉल लिया। क्या कॉल लिया? सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाने का कॉल लिया। पूर्णतः जीर्णोद्धार यानी संपूर्ण जीर्णोद्धार 1912-13 में जो वो जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया। ठीक है, जॉन कॉल के बाद आपके मेजर कॉल के बाद कौन है? जॉन मार्शल। 1912-13 में इन्होंने संपूर्ण जो वो जीर्णोद्धार जो वो करवाया। जीर्णोद्धार, संपूर्ण जीर्णोद्धार का मतलब है जो वर्तमान स्वरूप इसका सांची के स्तूप का मिलता है वो करवाया गया 1912-13 में। ठीक है, किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है साथियों, इसके बाद में बात करें 1989 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। इसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप भी माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये आपका सांची का स्तूप है जो भारत में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिला एमपी में। इसको 1989 में जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और एक और आपका स्तूप है जो अपन पढ़ेंगे वो है आपके तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में अभी, तो उसको भी जो वो एक प्रकार से शामिल कर लिया गया है साथियों। कहाँ पे? आपके सांची के जो, एक मिनट देखिए, तक्षशिला स्तूप को भी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। हालांकि इसको अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची में 3 प्रकार के स्तूप स्थित हैं। पहला प्रकार बुद्ध की अस्थियों पर निर्मित स्तूप। सांची में सबसे विशाल स्तूप यही है। इसको महास्तूप कहते हैं। महास्तूप किसकी अस्थियों पर बना हुआ है? बुद्ध की अस्थियों पर बना हुआ है। और सांची में सबसे बड़ा स्तूप भी यही है। फिर है सरीपुत्र या सरीपुत्र व महामोदग्लायन। बुद्ध के ये प्रमुख शिष्य थे। इनके अस्थि अवशेषों पर जो बने स्तूप हैं उनको अपन सरीपुत्र और महामोदग्लायन कह देते हैं। सरीपुत्र और महामोदग्लायन जो वो बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, इसके बाद अशोक के समय बौद्ध धर्म प्रचारकों के अस्थियों पर निर्मित स्तूप। भाई बौद्ध धर्म, जो जाहिर सी बात है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद में उसका काफ़ी सारा प्रचार प्रसार भी उसने करवाया। तो जो प्रचारक थे उन प्रचारकों की अस्थियों पर जो निर्मित स्तूप है वो भी एक प्रकार का स्तूप है वहाँ पे। तो सांची में 3 प्रकार के स्तूप हो गए। ठीक है, एक बात ये याद रखनी है, महास्तूप यानी कि बुद्ध की अस्थियों पर निर्मित स्तूप है। ठीक है, महामोदग्लायन और सरीपुत्र उसके शिष्य थे। इसके बाद में 1989 में विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। 1912-13 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार जो वो संपूर्ण रूप से जो जीर्णोद्धार किसने करवाया? जॉन मार्शल ने करवाया। 1881 में जो मेजर कॉल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसकी जो खोज है वो रॉयलेट के द्वारा की गई और ये रायसेन जिले यानी एमपी में स्थित है। ठीक है, प्राचीन नाम सांची का काकना द्वार है। ये जो सांची का स्तूप है अपने अशोक ने अपनी रानी जो है वो देवी के कहने पर करवाया। देवी कहाँ की रहने वाली थी? विदिशा एमपी की रहने वाली थी। कुछ बातें इतनी अगर आप याद रख सकते हो तो सांची का स्तूप बड़ा ही आसान है। इसके बाद बात करते हैं सारनाथ का स्तूप। इंपॉर्टेंट है, कुछ 2-4 बातें इंपॉर्टेंट, बस ज़्यादा नहीं है। ये एक तो सबसे अलग चीज़ ये है कि स्तूप जो उसकी डिज़ाइन सबसे अलग होती है। इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन, शंकुआकार डिज़ाइन जो वो स्तूप की होती है। लेकिन ये जो स्तूप है, ये वाला जो स्तूप है ये एक प्रकार से गोलाकार है। ठीक है, इस प्रकार से ये फेरी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से गोलाकार है। इस प्रकार से गोलाकार स्तूप सबसे अलग प्रकार की डिजाइन है इसकी। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन है। ऋषिपतन क्यों पड़ा? बुद्ध के ज्ञान प्रवर्तन, भाई बुद्ध को ज्ञान प्रवर्तन यहीं से मिला के कारण ऋषिपतन कहा जाता है इसको। फिर है श्रीपतन मर्गदाय भी इसको बोला जाता है। किसको? सारनाथ को। श्रीपतन मर्गदाय भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? मर्गों के विचरण के कारण। मर्गों का विचरण बहुत ज्यादा था यहाँ, इसलिए इसको श्रीपतन मर्गदाय यानी हिरण का विचरण ज्यादा था, इसलिए श्रीपतन मर्गदाय भी इसको बोला जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बस इतना बहुत है। इसके बाद में अपन बात करें सारनाथ स्तूप की खोज की, तो सर्वप्रथम ए कनिंगम द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया और पूर्ण रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय 1905 से भारतीय पुरातत्व विभाग को जाता है। इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। सारनाथ स्तंभ से अगर कोई सारनाथ स्तूप से अगर कोई बात आ सकती है तो वो ये आ सकती है कि किस स्तूप के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यक्ष के मुख से कमल निकलते दिखाया गया है, तो वो आपका सारनाथ का स्तूप है साथियों। ठीक है, इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यक्ष के मुख से कमल निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर सारनाथ स्तूप के समीप जो चीजें स्थित हैं वो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले सारंगनाथ महादेव का मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, सारनाथ स्तंभ लेख भी इसके पास में ही है। और एक चौखंडी स्तूप साथियों, सारनाथ स्तूप के पास में ही एक स्तूप है चौखंडी स्तूप, जो कि इससे 800 मीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 800 मीटर दूर है। यानी 800 मीटर दूर होने का मतलब क्या है? 800 मीटर दूर होने का मतलब ये है कि जो वो बिल्कुल आप पास में मान सकते हो, इसके बिल्कुल पास में मान सकते हो सारनाथ
के चौखंडी स्तूप को। इसका जो आकार है वो क्या है, चौकोर है, बिल्कुल कुर्सी के आकार में 3 मंजिलें ईंटों से निर्मित है। इसके ऊपर देखिए साथियों, ये 3 मंजिलें जो बनाई गई हैं, ये पहले तो ये एक ही मंजिल का था, बट 3 जो दूसरी तीसरी मंजिल एक प्रकार से अपन मान सकते हैं, तो वो गुप्त काल में जो एक प्रकार से बनी होंगी, क्योंकि ऐसे अपने को मिलते हैं अभिलेख वगैरह से कि अशोक द्वारा निर्मित जो आपका चौखंडी स्तूप है, इसको विशाल जो आकार मिला वो गुप्त काल में मिला है। यानी कि गुप्त काल में फिर ये शायद ऊपर वाली मंजिलें जो बनाई गई, इसलिए विशाल आकार जो वो गुप्त काल में मिला। बाकी चौखंडी स्तूप जो बनवाया गया वो अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया, चौकोर है इसलिए इसको चौखंडी स्तूप कहते हैं। और सारनाथ स्तूप से 800 मीटर की मात्र दूरी पर। तो इतना तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, बट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चौखंडी स्तूप को विशाल आकार दिया गया गुप्त काल में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है, ठीक है। इसके बाद में बात करें केसरिया बौद्ध स्तूप की, मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, सांचे के बाद में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, चंपारण बिहार में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। और 1998 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा इसको खोजा गया। निर्माण जो वैशाली के लिच्छवियों द्वारा किया गया, अशोक के सहयोग से किया गया, ठीक है। वैशाली के लिच्छवी जो थे उन्होंने किया था, अशोक के सहयोग से केसरिया बौद्ध स्तूप का निर्माण किया था। भारत का सबसे विशाल, भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे विशाल स्तूप इसी को माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट है। और एक बोरोबदूर जो जावा बौद्ध स्तूप है वो 103 फीट ऊंचा है, ठीक है, विश्व में। तो विश्व में भी बात करें तो 104 फीट ये है आपका केसरिया बौद्ध स्तूप, तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। बट एक अनिंगम महोदय कहते हैं कि यह स्तूप 74 फीट ऊंचा है। तो एक अनिंगम से ज़्यादा अपने को पता है साथियों, अपने देश में स्थित है, 104 फीट इसकी ऊंचाई है। बाकी अगर पूछ ले कि एक अनिंगम के अनुसार तो 74 फीट बताते हैं वो। कितनी बताते हैं? 74 फीट। याद रखिएगा, केसरिया बौद्ध स्तूप सबसे एक प्रकार से विशाल स्तूप है पूरे विश्व में। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। इसका निर्माण वैशाली के लिच्छवियों द्वारा करवाया गया और अशोक के सहयोग से करवाया गया। अब ऐसे याद रख सकते हैं, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, ये कैसे याद रखोगे? लिच्छवी को कैसे याद रखोगे भाई? लिच्छवी को अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, सबसे विशाल स्तूप बनाने में क्या लगेगा? धन लगेगा। सबसे ज्यादा क्या लगेगा? धन लगेगा। धन यानी लक्ष्मी, ठीक है, धन यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी से लिच्छवी, लक्ष्मी से लिच्छवी। इस प्रकार से आप याद इनको कर सकते हो, ठीक है। लक्ष्मी से लिच्छवी हो जाएगा, थोड़ा सा याद रख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरहूत स्तूप, बरहूत स्तूप सतना जिला एमपी में स्थित है। खोज 1873 में एक कनिंगम द्वारा की गई। बौद्ध ग्रंथों का बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन जो वो बरहूत स्तूप पर मिलता है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि बौद्ध ग्रंथों व बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन जो वो किया गया है, किसके ऊपर? बरहूत स्तूप पर किया गया है, ठीक है। फिर तक्षशिला स्तूप, पाकिस्तान में ये स्थित है, रावलपिंडी में, ठीक है। रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हुए शोएब अख्तर, वो भी रावलपिंडी थे, जिनका नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस पड़ा, ठीक है। तो तक्षशिला स्तूप रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। यह सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है और जीर्णोद्धार इसका कनिष्क के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसका जीर्णोद्धार जो वो करवाया गया, ठीक है। तो ये आपके स्तूप थे प्रमुख रूप से। बस इतना ही इनमें अपने को पढ़ना है। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है मौर्य काल में कला साहित्य विज्ञान वो संपन्न होता है। और साथियों, उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोग अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर मैं नोट्स दूंगा तो बाद में ही दूंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि रीट 2022 की विज्ञप्ति भी आ चुकी है और माफ़ी चाहूँगा, डिक्लेरेशन उसका हो चुका है 14-15 मई। तो मुझे उसकी भी एक प्रकार से क्लासेस देखिए स्टार्ट तो करनी पड़ेंगी। अब होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, और मेरे हिसाब से देखिए हो भी सकती है अकेली पात्रता परीक्षा घोषित करके, या अकेली पात्रता भी घोषित नहीं करें तब भी मई में आराम से करवाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको। भाई एग्ज़ाम ही तो करवाना, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट करवा देगी। तो अपने को उनको भी पढ़ाना पड़ेगा, तो उस वजह से थोड़ा सा क्या है कि बिजी शेड्यूल है, इसलिए आप खुद जो है वो नोट्स बना लें। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि हर 2 दिन में या हर दिन आपको एक वीडियो मिले, ठीक है साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।